स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल अडेप्टेशन। देखो, इस वीडियो को पूरा हम ठीक है, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद सेल अडेप्टेशन का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ये आज का टॉपिक जो है वो सेल अडेप्टेशन के ऊपर है। ठीक है, सेल अडेप्टेशन। ठीक है, और सेल अडेप्टेशन होता है 5 टाइप का। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ सेल्फ अडेप्टेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। उसके बाद हम उसका कंक्लूज़न पढ़ेंगे कि इस वीडियो का लास्ट में क्या कंक्लूज़न है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे तो ये सेल अडेप्टेशन आपकी टिप्स पे हो जाएगा। और इसमें यूनिवर्सिटी में भी इससे क्वेश्चन आता है, और आप नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो या नेक्स्ट की भी तैयारी कर रहे हो तो ये वहाँ पे भी आपको काम में आएगा। ठीक है, तो इन हेडिंग्स के अंदर हम इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे आज पूरा। देखो, सेल अडेप्टेशन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा। देखो, जब भी कोई नॉर्मल सेल होता है वो एक होमियोस्टेसिस में होता है। ठीक है, नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा होता है। जब भी स्ट्रेस आता है तो सबसे पहले सेल क्या करता है? अडेप्टेशन करता है, अपने स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शन में कुछ चेंजेस करता है, जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके, अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके। ठीक है, अगर स्ट्रेस को हम रिमूव कर देना तो नॉर्मल सेल अपनी वापस उसी स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमने स्ट्रेस को रिमूव कर दिया तो। लेकिन अगर हम स्ट्रेस देते आ रहे हैं, स्ट्रेस देते आ रहे हैं, तो अडेप्टेशन के बाद सेकंड नंबर पे जो सेल करता है उसमें होगी इंजरी। ठीक है, और सबसे पहले जो इंजरी होगी वो होगी रिवर्सिबल सेल इंजरी। अगर अभी भी हमने स्ट्रेस को रिमूव कर लिया, ठीक है, अगर अभी भी हमने स्ट्रेस को रिमूव कर लिया तो क्या है, यहाँ पे वापस रिपेयर हो जाएगी एंड हीलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर स्ट्रेस को रिमूव नहीं किया तो यहाँ पे इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी, और फाइनली इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बाद क्या होगा? सेल डेथ। ठीक है, और सेल डेथ होता है 2 टाइप का। ठीक है, एक होता है नेक्रोसिस और एक होता है एपोप्टोसिस और एक होता है नेक्रोसिस। ठीक है, 2 टाइप के सेल अडेप्टेशन। लेकिन हमारा आज का टॉपिक क्या है? सेल अडेप्टेशन। इंजरी जो है, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, 5 टाइप्स ऑफ सेल अडेप्टेशंस होते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला जो अडेप्टेशन है वो है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है रिडक्शन इन नंबर एंड साइज ऑफ द सेल। देखो, बहुत लोग समझते हैं कि रिडक्शन इन साइज इज एट्रोफी। नो, रिडक्शन इन नंबर एंड साइज दोनों में रिडक्शन होता है। नंबर भी कम होता है यहाँ पे और साइज भी कम होता है, उसको हम एट्रोफी बोलते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन इन नंबर भी रिडक्शन होगा और साइज में भी रिडक्शन होगा सेल के में, तो ओवरऑल ऑर्गन का जो साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एट्रोफी। ठीक है, एट्रोफी में जो सेल होता है वो क्या है? वाइबल होता है, मतलब लिविंग होता है, उसका सेल डेथ नहीं होता। ठीक है, एपोप्टोसिस में नॉर्मल फंक्शन होता है, उसका बस साइज कम हो जाता है। ठीक है, देखो एट्रोफी के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सेल अडेप्टेशन है उन सब के एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। देखो, एट्रोफी ऑफ द ब्रेन विद एजिंग, एज के साथ जो है वो ब्रेन की क्या हो जाती है? एट्रोफी होता है। एट्रोफी ऑफ द गोनेड्स आफ्टर मीनोपॉज, लेकिन ये फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, पैथोलॉजिकल नहीं है, क्योंकि एजिंग जो है या फिर मीनोपॉज जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, वो कोई पैथोलॉजी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पैथोलॉजिक एट्रोफी जो है, पैथोलॉजिक एट्रोफी, ठीक है, उसमें देखो स्टारवेशन एट्रोफी, कोई पर्सन भूखा रहता है, स्टारवेशन होता है, तो वहाँ मसल्स वीकनेस हो जाती है, वहाँ पे एट्रोफी ऑफ द मसल्स होने लगती है, तो एक पैथोलॉजी। इस्चीमिक एट्रोफी, जब भी किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा? उस ऑर्गन में एट्रोफी होने लग जाएगी। जैसे कि मान लो राइट किडनी है, ठीक है, राइट किडनी में क्या है, अगर ब्लड सप्लाई इस राइट किडनी में अगर इसमें कम हो जाएगी ना, तो राइट किडनी का जो साइज़ है ना वो कम होने लग जाएगा, इसका इसका साइज़ जो है वो कम होने लगेगा, इसमें एट्रोफी होने लगेगी। इसके अलावा होता है डिसयूज़ एट्रोफी, जैसे हम किसी ऑर्गन का अगर यूज़ कम करेंगे तो उस ऑर्गन के अंदर क्या होगा? एट्रोफी होने लगेगी। न्यूरोपैथिक एट्रोफी, इसका एग्जाम्पल होता है पोलियो। क्या होता है? पोलियो। न्यूरोपैथिक एट्रोफी का एग्जाम्पल है पोलियो। ठीक है,
एंडोक्राइन एट्रोफी, प्रेशर एट्रोफी भी होता है, ठीक है, इडियोपैथिक एट्रोफी होता है जिसका हमें कॉज नहीं पता होता, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमें देखना है कि एट्रोफी जो होता है उसका रीज़न क्या होता है। एट्रोफी का रीज़न होता है डिक्रीज इन सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, डिक्रीज इन सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ऑर्गेनल्स का, ठीक है, डिक्रीज इन सेल ऑर्गेनल्स, उसकी वजह से एट्रोफी होती है, ठीक है, ठीक है, वो ये इसका कारण होता है। नेक्स्ट हमें देखना है हाइपरट्रॉफी। देखो हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है, ट्रॉफी का मतलब होता है साइज, हाइपर मतलब ज़्यादा, मतलब साइज जब बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल्स का नंबर 4 है, यहाँ पे भी 4 है, नंबर सेम है, नंबर में कोई चेंज नहीं है, बट सेल का साइज यहाँ पे बढ़ गया है, इसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। अब इसके कॉज की बात करें तो हाइपरट्रॉफी भी फिजियोलॉजिक हो सकता है और पैथोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी में जो है वो है एनलार्ज साइज ऑफ द यूट्रस, एनलार्ज साइज ऑफ यूट्रस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें यूट्रस का साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसमें हाइपरट्रॉफी भी होता है और हाइपरप्लेजिया होता है। तो यूट्रस जो है ना, यूट्रस इन प्रेग्नेंट लेडीज़, वो दोनों एग्जाम्पल है उसमें, ठीक है। फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी भी है और फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का भी एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। देखो हाइपरट्रॉफी जो है ना, हाइपरट्रॉफी हार्ट मसल्स जो होते हैं ना, हार्ट के अंदर जो मसल्स हैं कार्डिक मसल्स, उनमें हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, हाइपरट्रॉफी होती है। कभी भी हाइपरप्लेजिया नहीं मिलेगा हार्ट मसल्स में, क्योंकि प्लेजिया का मतलब होता है नंबर, और नंबर बढ़ नहीं सकता क्योंकि हार्ट मसल्स कभी भी डिवाइड नहीं करती, तो उनमें हाइपरट्रॉफी होता है। देखो हाइपरटेंशन और एओर्टिक वाल्व डिजीज होती है ना, उस केस में हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डिक मसल्स होती है। दूसरा हाइपरट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ स्केलेटल मसल, मतलब तीनों जो टाइप की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, तीनों की हाइपरट्रॉफी किसका एग्जांपल है, पैथोलॉजिक हाइपरट्रॉफी का। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। हाइपरट्रॉफी का मतलब साइज बढ़ना, सेल का साइज कैसे बढ़ सकता है। एक तो हो सकता है वहाँ पे इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ डीएनए आरएनए, सिंथेसिस ऑफ वेरियस ऑर्गेनल्स, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ फैक्टर्स, ये इसके क्या होते हैं, रीजंस होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया का मतलब होता है नंबर और हाइपर मतलब ज़्यादा, मतलब इंक्रीज इन नंबर, इसमें नंबर बढ़ेगा। हाइपरट्रॉफी में साइज बढ़ रहा था, इसमें नंबर बढ़ेगा, इसमें साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये हाइपरप्लेजिया होता है। देखो ये नीचे वाला जो है साइज सेम है बट नंबर बढ़ गया, 4 से 6 हो गए, यहाँ पे नंबर सेम है बट साइज बढ़ गया, ये हाइपरट्रॉफी है और ये हाइपरप्लेजिया है, ये डिफरेंस आपको समझना है। अब इसके एग्जाम्पल भी हमें देखने हैं। फिजियोलॉजिकल में एक याद रख लेना, हार्मोनल हाइपरप्लेजिया जो होता है। देखो इसके एग्जाम्पल आएंगे जैसे कि ब्रेस्ट होता है ना, ब्रेस्ट, ब्रेस्ट इन प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, उसमें जो ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है ना, ये क्योंकि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, ठीक है, प्यूबर्टी, ये नॉर्मल कंडीशन है ना, ये कोई पैथोलॉजी नहीं है, डिजीज़ नहीं है, इसके इसमें ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है तो वो फिजियोलॉजिकल में आएगा, ठीक है, और ये होता है हाइपरप्लेजिया की वजह से ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ना, ठीक है। दूसरा जो है हार्मोनल की वजह से, जैसे कि एस्ट्रोजन की वजह से, अगर एंडोमेट्रियम जो होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू एस्ट्रोजन, तो वो जो होता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ड्यू टू द एस्ट्रोजन, वो पैथोलॉजिकल होता है, ठीक है। इसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया जो है, इसके अलावा पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया है, इसमें आता है इन्फेक्शन इन स्किन वार्ड्स, स्किन वार्ड्स होते हैं ना, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है ना, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, तो स्किन पे स्किन वार्ड्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हाइपरप्लेजिया होता है। यही मैंने बताया। देखो हार्मोनल हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या था कि हाइपरप्लेजिया ऑफ फीमेल ब्रेस्ट एट प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में। बाकी मैंने पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया भी बता दिया आपको, ड्यू टू एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि एस्ट्रोजन का होता है, ठीक है। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म। देखो
प्लेजिया, हाइपरप्लेजिया मतलब इंक्रीज इन नंबर। अब नंबर बढ़ने का क्या हो सकता है, नंबर किस तरीके से बढ़ सकता है? जैसे सेल होती है ना, तो सेल के ऊपर होते हैं ग्रोथ रिसेप्टर्स और उस पर आगे बाइंड करता है ग्रोथ फैक्टर। अगर ग्रोथ फैक्टर्स और ग्रोथ रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ जाए, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स ये बढ़ जाए ना, तो सेल क्या है, ज़्यादा डिवाइड करेगी, ज़्यादा उसका सेल प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है सेलुलर एडेप्टेशन, जो है वो है मेटाप्लेजिया। देखो मेटाप्लेजिया का मतलब होता है रिवर्सिबल चेंज। बाकी सारी एडेप्टेशन रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल कोई सा नहीं होता। यहाँ पे मेटाप्लेजिया में बात याद रखनी है कि मेटाप्लेजिया के अंदर एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप दूसरे डिफरेंशिएटेड सेल टाइप में कन्वर्ट होती है। कोई स्क्वेमस सेल कोल्यूमनार में कन्वर्ट हो गई या कोल्यूमनार स्क्वेमस में कन्वर्ट हो गई, इस तरीके से मेटाप्लेजिया होता है। उसके बेसिस पे दो तरीके का होता है। ठीक है, एक होता है स्क्वेमस और एक होता है कोल्यूमनार। ठीक है, एपिथेलियल मेटाप्लेजिया दो तरीके का हो जाता है, स्क्वेमस और कोल्यूमनार। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का मतलब क्या है कि कोल्यूमनार एपिथेलियम कन्वर्ट इनटू स्क्वेमस। फाइनली जो चीज़ बनेगी ना, फाइनली जो बनेगा, जैसे स्क्वेमस वो है, कोल्यूमनार से स्क्वेमस में कन्वर्ट हुआ है, तो फाइनली तो स्क्वेमस एपिथेलियम बना है ना, तो उसी के बेसिस पे नाम आएगा। कोल्यूमनार से स्क्वेमस में गया तो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, स्क्वेमस से कोल्यूमनार तो फाइनली तो कोल्यूमनार बना, तो फाइनली कोल्यूमनार बना तो उसका नाम कोल्यूमनार मेटाप्लेजिया होगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके याद रख लेना, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का ब्रोंकस, क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं ना, तो लंग्स के अंदर या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियम होता है। लेकिन अगर कोई लंबे समय तक स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग एज ए स्ट्रेस काम करता है, उस केस में कोल्यूमनार एपिथेलियम स्क्वेमस में कन्वर्ट हो जाती है, और वो एग्जाम्पल होता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया का। कोल्यूमनार मेटाप्लेजिया का बेस्ट एग्जाम्पल है GERD। GERD गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये अपना स्टमक है, यहाँ पे स्पिंक्टर होता है, वो नॉर्मली बंद रहता है। ठीक है, और ईसोफेगस के अंदर स्क्वेमस लाइनिंग होती है। लेकिन अगर स्पिंक्टर किसी कंडीशन में लूज हो जाए, ठीक है, तो उस केस में एसिड स्टमक के अंदर जाएगा, और जब एसिड स्टमक के अंदर जाएगा तो वो एसिड स्ट्रेस का काम करेगा। उस केस में जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है ईसोफेगस की, जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है वो कोल्यूमनार में कन्वर्ट हो जाती है, और ये एग्जाम्पल होता है कोल्यूमनार मेटाप्लेजिया। इसको हम बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस याद रखना इम्पोर्टेंट। देखो मेटाप्लेजिया का मैकेनिज्म है ना, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा देखो समझना है इसको कैसे। देखो मेटाप्लेजिया का मैकेनिज्म समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि मान लो ये कोल्यूमनार एपिथेलियम है। ठीक है, कोल्यूमनार एपिथेलियम। अब कोई भी एपिथेलियम हो, वो किससे बनेगी, स्टेम सेल से बनेगी ना। कोई भी एपिथेलियम है तो वो स्टेम सेल से बनी है, तो यही स्टेम सेल्स कोल्यूमनार एपिथेलियम बना रही हैं। ये वाली कोल्यूमनार एपिथेलियम स्टेम सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो स्ट्रेस होता है, अगर स्ट्रेस आता है, इस कंडीशन में स्ट्रेस होता है ना, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रेस अगर आएगा ना, तो स्ट्रेस आएगा तो ये कोल्यूमनार एपिथेलियम है, ये कोल्यूमनार एपिथेलियम है। जब भी स्ट्रेस आएगा तो उसकी वजह से ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये जो स्टेम सेल्स हैं ना, ये इनकी क्या हो जाएगी, रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा, रीप्रोग्रामिंग हो जाएगा। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये जो स्टेम सेल्स हैं, ये स्क्वेमस सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे, स्क्वेमस सेल्स स्ट्रेस की वजह से। और धीरे 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 ये जो कॉल्यूमनार एपिथेलियम है ये स्क्वेमस से रिप्लेस हो जाएगी। ये जो कॉल्यूमनार एपिथेलियम है ये धीरे धीरे स्क्वेमस से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है, इसका मैकेनिज्म है रीप्रोग्रामिंग ऑफ द स्टेम सेल्स। अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेजिया। ये है डिस्प्लेजिया। ये डिस्प्लेजिया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डिस्प्लेजिया के ये फीचर्स होते हैं, जो डिस्प्लास्टिक सेल्स होती है ना, उनके ये फीचर्स होते हैं। ये फीचर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स। नॉर्मल जो एपिथेलियम होती है ना, उसमें सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी, तो इसमें क्या होगा, लेयर्स बढ़ जाएंगी, इंक्रीज नंबर ऑफ लेयर्स। डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, सेल्स का एक डिसऑर्डर अरेंजमेंट होगा। इसमें एक ऑर्डरली अरेंज सेल्स, लेकिन डिस्प्लास्टिक सेल्स में डिसऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स होगा। लॉस ऑफ बेसल पोलैरिटी,
देखो पोलैरिटी क्या होती है, पोलैरिटी होती है जैसे कोई भी सेल है ना, तो जो न्यूक्लियस है उसके एक बेस की तरफ होगी, ये होता है बेसल पोलैरिटी। लेकिन डिस्प्लास्टिक सेल्स में कोई भी बेसल पोलैरिटी नहीं होगी, कोई भी बेसल पोलैरिटी नहीं होगी, न्यूक्लियस कहीं पे भी हो सकता है, ये डिस्प्लास्टिक सेल है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है सेलुलर एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मतलब वेरिएशन इन शेप एंड साइज। सारे सेल जो होंगे वो अलग अलग शेप साइज के होंगे, सेम शेप साइज के नहीं होंगे, ठीक है। अगला जो है इंक्रीज एनसी रेशो, इंक्रीज एनसी रेशो और न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म मतलब न्यूक्लियस इनका बहुत कंडेंस हो जाएगा, बहुत डेंस हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा डिवाइड करेंगे न्यूप्लास्टिक। ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा। इंक्रीज एनसी रेशो, इसको मैं समझाता हूँ। एनसी रेशो का मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई साइटोप्लाज्म। लेकिन नॉर्मल जो सेल होती है ना, वो इस तरीके से होती है, उनका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से कम होता है। डिस्प्लास्टिक सेल्स के केस में न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस का साइज बढ़ जाएगा जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा। तो न्यूक्लियस तो बढ़ गया, न्यूमरेटर बढ़ गया और डिनोमिनेटर कम हो गया, तो ओवरऑल जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी है। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, जिससे कि उनको भी समझ में आए कि सेलुलर एडेप्टेशन एक्चुअली होता क्या है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंजरी के वीडियोज़ बनाएंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है।